25 जून 1975 एक ऐसा ब्लैक स्पॉट इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में जिसको हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। हर वो पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है, या हर इंडिविजुअल जो उस टाइम इस कंट्री में प्रेजेंट था, जिसने वो रातों रात देखा, वो इस एक्सपीरियंस को ना वर्ड्स में बता पाया और ना किसी और को समझा पाया। लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना दर्दनाक हो गया कि अब जब भी वो वर्ड सुनता है इमरजेंसी, तो डर जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इमरजेंसी के बारे में और उस दौरान हुई सारे पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में। सो इसकी शुरुआत होती है गुजरात या बिहार मूवमेंट से, जहां की जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई 1974 में कैंपेन कर रहे थे, या हम कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द प्राइस राइज और जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी इंदिरा गांधी के रूल के अंडर। सो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट जो है वो 1974 में चल रहा था गुजरात में और बिहार में, और इसे चलाने वाले दो ही लोग थे, जयप्रकाश नारायण एंड मोरारजी देसाई। इसी के साथ बैकड्रॉप में एक और चीज चल रही थी, वो थी जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट का डिबेट। हम सभी जानते हैं कि केशव नंद भारती केस के बाद जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो डिबेट था वो बहुत हाई लेवल हो गया था, बहुत आगे तक बढ़ गया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको किस तरीके से कौन एब्रिज कर सकता है, कौन उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को जो हटाया गया वो बिल्कुल ठीक था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिक्चर में आ गए थे, और साथ ही साथ स्ट्रेन्ड हो गए थे रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। और एक इंसिडेंट बहुत ही पॉपुलर था जिसमें जस्टिस एन रे को जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया था। अब आप कहेंगे कि चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया, इसमें क्या गलत हुआ? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस हमेशा सीनियरिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। बट एन रे को दो सुपीरियर जजेस को सरपास करके इंदिरा गांधी जी ने जो है वो बना दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फेवरिज्म जो है वो कई बार एज अ टॉपिक, एज अ टर्म यूज किया जाता है जब भी बात की जाती है एन रे जी के बारे में या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो ये एक बहुत ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इंडियन हिस्ट्री में जब ऐसा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया। अब आप कहेंगे इमरजेंसी तक बात कैसे पहुंची? तो इसकी शुरुआत होती है 12 जून 1975 से, जब राज नारायण जी, जो कि इंदिरा गांधी जी के ओपोनेंट थे इन द इलेक्शंस ऑफ 1971, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगेंस्ट मिसेस गांधी। ये पिटीशन एक ही बात कहती थी कि मिसेस गांधी ने अपने इलेक्शंस में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज को यूज किया है, जो कि गलत है, जो कि कैंपेन में कभी भी यूज नहीं की जा सकती, और इसीलिए उनके जो इलेक्शंस हैं वो इनवैलिड हैं। और इस चीज से सहमत होते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जो कि उस टाइम बेंच में थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शंस हैं वो इनवैलिड हैं, और अब वो एमपी भी नहीं रही, लेट अलोन पीएम, जब तक कि वो ये 6 मंथ्स तक अपनी मेजॉरिटी जो है एज एन एमपी प्रूव नहीं कर देती। सो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था मिसेस गांधी के लिए। एक तरफ मूवमेंट्स चल रहे थे, एक तरफ उनके इलेक्शंस को इनवैलिड बता दिया गया था, लेकिन कहानी में जो है ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि छोटे छोटे केसेस होते हैं तो उनको बड़ा बना दिया जाता है। तो
तो इस केस को भी आगे सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। तो 24 जून को उनके जो इंदिरा गांधी जी के जो फेवरेट चीफ जस्टिस थे यानी एन रे जी, उन्होंने इस डिसीजन पे पार्शियल स्टे लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे लगा दिया कि इंदिरा गांधी जी जो है वो एमपी रहेंगी, ऑल्दो वो लोकसभा प्रोसीडिंग्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, बट शी विल रिमेन एन एमपी। अब आप कहेंगे कि अगर अपना फेवर्ड चीफ जस्टिस था तो क्या पूरी कंट्री सो रही थी? क्या पूरी कंट्री ने ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्या कर रहा था उस टाइम? तो हाँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने उनका रेजिग्नेशन मांगा। इवन जो रामलीला ग्राउंड है हमारे दिल्ली में, वहां पर भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए गए। इवन जयप्रकाश नारायण जी ने सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स से कहा कि आप काम करना छोड़ दीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर जो कि अनलॉफुल है, अनडेमोक्रेटिक है, उसके अंडर आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको ऑर्डर्स नहीं मानने चाहिए, जिसकी वजह से सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, वो रुक गई थी। कोई भी गवर्नमेंट का काम जो है वो हो ही नहीं रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो इंदिरा गांधी जी ने इसे एक इंटरनल डिस्टर्बेंस की तरह पोर्ट्रे किया कि ये एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है जो कंट्री में क्रिएट हो रही है और हमें गवर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। और उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल था, आर्टिकल 352, जो बहुत क्लियरली मेंशन करता था कि अगर कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इंदिरा गांधी जी ने इसे एक इंटरनल डिस्टर्बेंस की तरह पोर्ट्रे करते हुए इमरजेंसी को कंट्री में लगाया। सो मिडनाइट में 25 जून 1975 फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस टाइम इंडिया में प्रेसिडेंट थे, उनके पास एक कॉल गया इंदिरा गांधी जी का कि उनको जो है इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि पहली बार कैबिनेट यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनको भी इस चीज की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डे 6 बजे मिली थी। यानी 26 जून 1975 को कैबिनेट को पता चला था कि रात को इमरजेंसी लगा दी गई है। जबकि हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो मिल करके डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था इस केस में। दिस इज द ओनली एग्जाम्पल इन द इंडियन हिस्ट्री जब काउंसिल को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है कंट्री के अंदर। यहाँ पर रातों रात जो है वो प्रेस के इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया गया, सेंसरशिप की तरफ बात की गई, ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट अलाउड नहीं था, प्रिवेंटिव डिटेंशंस होने लगे, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए और हर वे से जो है कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट मिसेस गांधी वो ना हो। इमरजेंसी ने सिर्फ ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स नहीं देखे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी देखे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, जिसमें ये बात की गई कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। मोर ओवर जो इलेक्शंस का पीरियड है 5 ईयर्स का, हम सभी जानते हैं, उससे भी 6 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि मिसेस गांधी को एक और साल जो है वो पावर पे मिल जाए। सो इतने बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो कंट्री के अंदर लाए गए जस्ट ताकि इमरजेंसी का फेज और इंदिरा गांधी जी का रूल जो है वो चलता है। अब आप कहेंगे कि क्या किसी ने भी इसकी प्रोटेस्ट नहीं की? क्या सब लोग अरेस्ट हो गए थे? क्या कोई भी नहीं बचा था? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अंडरग्राउंड भी हो गए थे, कईयों ने जो है सेंसरशिप के अगेंस्ट रिवोल्ट भी किया, ब्लैंक पेज छोड़ करके, ये दिखाने के लिए न्यूज़पेपर में कि यहाँ पर एक न्यूज़ थी जिसको सेंसर कर दिया गया है। लोगों ने अपने अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी वापस कर दिए गए, जैसे कि आप फणेश्वर नाथ रेणु जी जो बहुत अच्छे कवि हैं हिंदी के, उनके बारे में जानते होंगे। उन्होंने भी अपना जो अवार्ड है, जो रिवॉर्ड्स उनको मिले थे तब तक, वो सभी रिटर्न कर दिए गए। सभी लोग
लोगों ने जो है किसी ना किसी वे में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन, कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशंस और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कस्टोडियल डेथ्स हुई थी इस टाइम, टॉर्चर हुआ था। बहुत सारे लोग जो पावर पे नहीं थे उन्होंने भी पावर एक्सरसाइज की, जैसे कि संजय गांधी जी। कोर्ट भी जो है वो अनरूली एक्ट कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका था। इसका रिजल्ट क्या रहा? ऑब्वियसली जो नेक्स्ट इलेक्शंस थे वो इंदिरा गांधी जी हार गई। 1977 में शाह कमीशन अपॉइंट की गई, ये देखने के लिए कि इमरजेंसी के टाइम क्या क्या हुआ था और क्या ये जरूरी था इमरजेंसी को लगाना। तो शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि बहुत सारे एक्सेसेस जो हैं वो इस टाइम कंडक्ट किए गए इमरजेंसी के टाइम, और हाँ, ऐसी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं थी जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़े, और बहुत आराम से ये चीज़ गवर्नमेंट की पावर में थी कंट्रोल करना जो भी चीज़ें हो रही हैं। हम आज के टाइम भी देख रहे हैं, बहुत टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इमरजेंसी का सोर्स नहीं है। सो गवर्नमेंट के पास ऑलवेज इतनी पावर होती है कि वो इमरजेंसी ना लगा के अपनी पावर में रह करके इन सिचुएशन से डील कर सके। यही चीज शाह कमीशन ने जो है पॉइंट आउट की। हाउएवर 44th अमेंडमेंट लाया गया जिसके थ्रू ये जितनी भी चीजें आई थी उन्हें वापस किया गया, कोई अमेंडमेंट्स नहीं मान्य हुए, और साथ ही साथ जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है उसको भी चेंज कर दिया गया। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते थे। और इसके बाद जो है कई सारे लेसन्स भी इंडियंस और इंडियन पॉलिटिशियंस ने सीखे, जैसे कि अगर आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाएंगे तो कभी भी पब्लिक ओपिनियन आपके साथ नहीं हो। हम लोगों ने सीखा कि सिविल लिबर्टीज और राइट्स की क्या वैल्यू है, और जब वो हमसे छिन जाते हैं तो हम कुछ नहीं बचते। तो ये सारे लेसन्स जो हैं वो हमारी हिस्ट्री ने हमें सिखाए, हमें बताया कि किस तरीके से जो है वो कंट्री फंक्शन करती है और कैसे जो है उसके साथ डील करना चाहिए, ना कि हमेशा इमरजेंसी या फिर वॉयलेंट वेज की तरफ स्टिक करना चाहिए। हाउएवर हम पॉलिटिकल एरिना के बहुत सारे चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, तो ऐसा कहा जाता है कि ये वैसे तो इमरजेंसी जो है वो चेयर को बचाने के लिए लगाई गई थी, बट ऑलवेज जो है उस टाइम की सिचुएशन, उस टाइम का टाइम पीरियड क्या था, उन सभी फ्रेम्स में हम खुद को रख करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उनके बारे में पढ़ करके फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस को होने से अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक्स अ लॉट।